भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, कुर्सी पे कैसे बैठ गए तुम? अरे हिम्मत कैसे तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठने की? उठो। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? सुनाई नहीं पड़ रहा तुम्हें? जरा शांत रहिए मेघनाथ जी। किसी की बात तब सुनी जाती है जब या तो वो बात अच्छी हो, या तो बात कहने वाले को बात कहने का अधिकार हो, या फिर सुनने वाले का ज़मीर उसे इजाजत दे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपकी बात व्यर्थ है। तो आप ऐसी व्यर्थ बात मत कीजिए। आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। अच्छा, कुछ ज्यादा ही तेवर बदल गए तुम्हारे। आने दो मैनेजर को, सब कुछ बताऊंगा उसे कि कैसे उसकी अनुपस्थिति में तुम इस कुर्सी पर बैठे हो। आने दो, फिर निकालता हूं तुम्हारी हेकड़ी। मैं नहीं बैठाया इन्हें कुर्सी पर। भीम, बैठो तुम, बैठो। मैनेजर, तुमने बिठाया इस कुर्सी पर? अरे भांग भी रखी क्या तुमने? हाँ? ये अस्पताल में अपने दिमाग का इलाज करवाया था। क्या चाहते क्या हो तुम? कल तुमने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया और आज इस भीमराव को कुर्सी पर बिठा दिया। अरे क्या कर रहे हो? क्यों लोक व्यवहार को गुड़गोबर करने पर तुले हो? गुड़गोबर आप कर रहे हैं ऑफिस की मर्यादा का। किस हक से खड़े हैं आप यहाँ? आप मालिक हैं, मैनेजर हैं, मजदूर हैं या ग्राहक हैं? बताइए। जात वायु तेरा भूल मत। ये दफ्तर है, जात धर्म सब दफ्तर के बाहर रखिए तो ही अच्छा है। समझ गया, सब समझ गया मैं। ये भीमराव जरूर कोई काला जादू जानता है। जो भी इसके संपर्क में आता है ना, उसको पथ भ्रष्ट कर देता है। ये जैसे तू हो गया अभी। मेघनाथ जी, मैं जादू टोना पर यकीन नहीं करता। मुझे सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के विवेक पर भरोसा है। आप जाइए, भीम को अपना काम करने दीजिए। जा रहा हूं, चिल्लाओ मत। पर जाते जाते तुझे एक बात चिताते जा रहा हूं। अरे हिम्मत बढ़ा रहा तू ऐसे लोगों की। और तेरे जैसे ही लोग होते हैं जो हमारी जात के लिए सबसे घातक होते हैं। देख, सोचना इस बात पर। आज ये भीमराव कुर्सी पर बैठा है, कल कोई और कुर्सी पर बैठेगा। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुझे कुर्सी नहीं मिलेगी बैठने के लिए। तब खड़े रहना ऐसा ही भीमराव के बगल में और खुश होता रहना। रुकिए मेघनाथ जी। जो समाज मेहनत करता है वो अपने लिए खुद कुर्सियां बना लेता है। हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तो और कुर्सियां बन जाएंगी। किसी को भी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। और वैसे भी सिर्फ हम बैठे रहेंगे और बाकी सब खड़े रहेंगे, ये मानसिकता हमारी नहीं है, आपकी है। जाइए। ओ भीमराव, कुर्सी मिल गई ना तो ज्यादा इतराओ मत। ये कुर्सी पाने और जाने में ज्यादा समय नहीं रखता। मेघनाथ जी, चला गए।
धन्यवाद भीमराव, बैठिए। धन्यवाद सर। भैया, मन ही मन बहुत डर लग रहा था मुझे, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर दीपक की शादी हो जाती तो भीम उसे अपनी हार मान लेता और जीवन भर अपने आप को कोसता रहता। मैं भी यही सोच रहा हूं कि भीम के दिमाग पर इस बात का ज्यादा असर ना हो कि दीपक ने उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। अब बस भी करो। सुबह से रात तक बस एक ही बात, दूसरी भी बातें हैं करने के लिए। मैं तो कहती हूँ अब दोनों को बातें करनी ही क्यों है, जरा शांत रहिए। करने जैसा बहुत कुछ है, घर का काम, दुनियादारी, वो कीजिए। बाबा, बाबा, बुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि तुम बहुत खुश हो? रमा, ओ रमा, जल्दी आओ। देखो तुम्हारा पति आज बहुत खुश है। बता बता, जल्दी बता, हम सब इंतजार कर रहे हैं। बता। रमा, बाबा, आज ऑफिस में मुझे कुर्सी पर बिठाया गया। और मैनेजर साहब ने कहा कि तुम इसके योग्य हो। अब तुम कुर्सी पर बैठो, तुम्हें जमीन पर बैठकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब से इस ऑफिस में जातिवाद नहीं होगा, सिर्फ काम होगा और तुम स्वतंत्र रूप से काम करोगे। और जो कपड़ा हाथ में लपेटकर मैं इतने दिनों तक काम करता था छुआछूत से बचने के लिए, उन्होंने कहा कि वो कपड़ा उतारकर नीचे फेंक दो और उसे जला डालो। मैंने ठीक वैसा ही किया। मतलब आज मैंने ऑफिस में वो बनकर काम किया जो मैनेजर साहब बनते हैं, बड़ी जात के मजदूर बनते हैं या ऑफिस के मालिक बनते हैं। मैंने उन सब की तरह काम किया। अब क्या बताऊं आपको सेठ जी, आप सोच भी नहीं सकते कि वो मैनेजर आपके नाक के नीचे कैसा घिनौना खेल खेल रहा है। अरे वो उस निम्न जाति के भीमराव को आपकी बराबरी में खड़ा करना चाहता है। मतलब उस नौकर भीमराव को कुर्सी देकर साहब बनाने पर तुला है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत करो, गलत है ये, तो उल्टा मुझी से लड़ पड़ा। क्या करता मैं, जबकि मैं जानता हूं कि उस भीमराव को आपने वो किलस्कर गुरुजी की सिफारिश पर नौकरी दी, एहसास के नाम पर, दया के नाम पर, कि गरीब आदमी है, 2 रोटी मिल जाएगी उसे। पर देखिए उस भीमराव को आपका एहसान मानने के बजाय उल्टा वो अधिकारों और बराबरी की नौटंकी करने में लगा। इतना ही नहीं सेठ जी, और भी बहुत से कांड है उस भीमराव के। क्या क्या बताऊं आपको? बता बेटा, बता बता, क्या हुआ तेरे साथ, बताएं। हाँ सेठ जी, मेरे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज उस भीमराव के कारण ही मैं ऐसी नेत्रहीन की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया हूँ। उसने मेरी आंखों में मिर्ची क्या भिगवाई, उस दिन से मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। और इतना ही नहीं साहब, उस भीमराव ने मेरे छोटे भाई के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डलवा दिया। सच्चाई है, क्या करें, अब हर किसी से मारपीट तो कर नहीं सकते, पर समस्या ये है कि अपने सामने गलत होता देख भी नहीं पाते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि
एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको समय रहते आगाह कर दूं कि क्या चल रहा है आपके दफ्तर में। बाकी अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। अगर आप चाहे तो उस भीमराव की कुर्सी और उस मैनेजर की कुर्सी को छीन कर उन्हें उनकी जगह दिखा सकते हैं। कुर्सी पर बैठा था ना भीमराव, तो यहीं से उसकी जिंदगी में मोड़ लाते हैं। भूखे को खाना देकर उसके हाथ से छीन लो, यही एहसास मैं भीमराव का कराऊंगा, ताकि भीम और उसके जात वाले कभी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत ना करें। ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि मैं आज उस कुर्सी पर बैठा, लेकिन कल हमारी जात के सब लोग उस कुर्सी पर बैठ पाएंगे। एक नई उम्मीद जग रही है। कल ना, तो चलो कल सबको लेकर सब चलेंगे। तुम सबको कुर्सी पर बिठा देना, मैं भी देखूंगी कि सब कुर्सी पर बैठे कैसे दिखते हैं। तो चले? जीजाबाई बेवकूफ हो या भीम से तेरी चीड़ संभाल नहीं जा रही है? कल का मतलब कल नहीं, कल का मतलब है भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा, समझी? उसकी बात भीम कर रहा है। बात को समझना नहीं है, बस बीच में कूदना और कहना है ना? अच्छा, बेटे के सामने आप समझाने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे ना। और इतना भी बेवकूफ नहीं है कोई जो कल को कल समझ रहा होगा। खैर छोड़िए, ऐसा कल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि दिक्कत ये है कि दिए में चाहे जितना तेल डाल दो, उसकी रोशनी का मुकाबला सूरज से कभी नहीं हो सकता। और हम निम्न जात वाले वो दिए हैं और बड़े लोग सूरज। बस यही समझ का तो फर्क है। ऐसा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर है। यही तो समझाना है सबको। बस बस बस, अब फिर से समझाना शुरू मत करना। और एक बात याद रखना, दिए की हैसियत चाहे जितनी बढ़ जाए, सूरज के बराबर नहीं होती। कुर्सी पर बैठना इसे। चलिए, आज आप सिर्फ काम से ही नहीं लौटे, बल्कि आज आप एक जंग जीत कर आए। भीम, देखो बेटा, जीजाबाई की बातों पर ध्यान मत देना, वो तो बोलती रहती है, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है ना मेरा? हाँ बेटा, इस बात पर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जब तुम पहले ऑफिस में खड़े रहकर काम करते थे तो तुम्हारे पैरों में दर्द हुआ था या नहीं? तुम्हें तकलीफ हुई थी या नहीं? देखो बेटा, सोच समझकर ईमानदारी से जवाब देना। दर्द का तो पता नहीं पापा, दर्द थोड़ा बहुत हुआ होगा,
मगर तकलीफ नहीं हुई थी। और आज तुम उस ऑफिस के कुर्सी पर बैठे थे, तो उस कुर्सी पर बैठने के बाद तुम्हें घमंड हुआ था। चलो, आखिर आज मैं इस कुर्सी पर बैठ ही गया। खुशी खुशी हुई थी, घमंड नहीं। क्यों? जोखू, जनार्दन, देखो दीपक यहाँ बैठकर खा रहा है। चलो चल के मजे लेते हैं। और दीपक, कैसा लग रहा है खाना खाकर, वो भी बिना बाप के? हितेश भाऊ, बिना बाप के नहीं बल्कि बाप का भगाए के। मैंने मेरे बाबा को नहीं भगाया, उन्होंने गलत किया और हमने सच कहा तो रहा नहीं गया। पहले भी भागे थे, अब भी भाग गए, इसलिए दोबारा इस मसले पर मुझसे कुछ मत कहना, विनती है मेरी। ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो बता दे कि स्कूल में कौनो कुछ कहा नहीं कि दीपक शादी छोड़ के भाग गया है? और थोड़ी भी शर्म आई तो का कि नहीं? भैया एक बात तो है, उस भीमराव की चेलागिरी में इस दीपक ने काम तो किया है नाटक वाला, और देखो और मिल गई प्रसिद्धि। क्यों भाई दीपक? ये सब करके क्या मिलता है आपको? बेवजह हर किसी से भीम भैया की बेइज्जती करके, बुराई करके क्या मिलता है आपको? मजा आता है, बहुत सारा मजा। बताना बेटा, क्यों तुम्हें खड़े रहने पर भी तकलीफ नहीं हुई? तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हुआ? कुर्सी पर बैठने के बाद तुम्हें गर्व नहीं हुआ? बाबा, मुझे लगता है कि इस सवाल पर मेरे जवाब से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपना दृष्टिकोण बताएं। क्योंकि जब तुम खड़े थे तो तुम सिर्फ अपने दोनों पैरों पर खड़े नहीं थे, बल्कि अपने जात के वर्तमान और कल को पैदा होने वाले उन सारे लोगों की उम्मीदों पर खड़े थे। और जहां एक साथ इतनी सारी उम्मीदें आती है ना, तब तकलीफ नहीं होती, पैरों में दर्द नहीं होता, ना ही थकान महसूस होती है। और जब तुम बैठे थे तो तुम्हें एक संतोष था, और ये संतोष तुम्हारा खुद का नहीं, बल्कि इस बात का था कि आने वाले कल में सबको अपना अपना हक मिल जाएगा। इस कल्पना को साकार करने का संतोष था। और जहां अब संतोष सबके खातिर हो, वहां घमंड नहीं, विनम्रता आ जाती है। धन्यवाद बाबा, आप ऐसे छोटी बड़ी बातों पर अपना दृष्टिकोण बताते हैं, विवेचन करते हैं ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। भीम, बहुत गर्व हो रहा है आज तुझे इतने दिनों के बाद खुश देखकर। बहुत खुशी हो रही है। जिस जगह काम करते करते तूने इतना अपमान सहा, इतनी मुश्किलों का सामना किया, आज उसी जगह पर तुझे कुर्सी पे बिठाया। ये हमारे लिए और हमारी जाति के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है।